हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा डिटेल में होगा, बड़ा वीडियो होगा, लेकिन इसे देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू में लोग इंटरव्यूअर सवाल करते ही करते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दुबई, सऊदी, कतर, गल्फ में अगर कहीं पर जाना चाहते हो काम करने के लिए, तो प्लीज़ इसकी तैयारी ज़रूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है एड्रेसेबल और कन्वेंशनल सिस्टम के बीच में, राइट। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर पहले पॉइंट पर गौर करते, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि ये वाला जो साइड हमने लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा साइड कन्वेंशनल के लिए है, राइट, कन्वेंशनल के लिए है। और ये वाला जो एंटायर साइड है, ये हमारा एड्रेसेबल के लिए है, एड्रेसेबल के लिए है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल की, तो सबसे पहले पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, एंड दैट इज कि अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम यूज करते हो तो आपको जोन वाइज इंडिकेशन देखने को मिलता है। जोन वाइज इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? जोन वाइज इंडिकेशन का मतलब होता है कि अगर एक जोन में मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 डिटेक्टर लगे हुए हैं तो ये आपको पैनल नहीं बताएगा कि इस 10 डिटेक्टर में कहां आग लगा हुआ है। इन सारे डिटेक्टर की कोई भी खुद की एड्रेस नहीं होती है, राइट। तो जैसे कि अगर आप देखोगे डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3 4 5 6, ये सारे एक समान है, ठीक है। कोई किसी का कोई एड्रेस नहीं है, कोई किसी का नाम और नंबर नहीं है, राइट। तो ये क्या है? नॉन एड्रेसेबल डिवाइसेस है, ठीक है। तो जोन 1 फायर एज अ पैनल के ऊपर इंडिकेट करेगा कि जोन 1 में भाई फायर हुआ है। लेकिन जब बात आती है एड्रेसेबल की, तो एड्रेसेबल का खासियत ही यही है कि अगर आपके पर्टिकुलर एक जोन के अंदर किस डिवाइस में आग लगा हुआ है, यह भी आपको एड्रेसेबल बता देगा, क्योंकि यहां पर हर एक डिवाइस की अपनी एक एड्रेस होती है, राइट। और ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हर एक एड्रेस को हम क्या करते हैं, उनको नाम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर डिवाइस नंबर 1 मैंने दे दिया, इसको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नाम से। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहां पर लिख दिया लिफ्ट ए विंग, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए विंग लिफ्ट के यहां पर आग लगा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी डिवाइसेस को एड्रेस दे सकते हैं। और एड्रेस देने से फायदा यही होता है कि हमें यहां पर पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाता है। पिन पॉइंट मतलब एग्जैक्टली कहां पर आग लगा हुआ है वो हम डिटेक्ट और ढूंढ पाते हैं, राइट। आई होप यहां तक फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी वजह से इसको कन्वेंशनल कहते हैं और इसी वजह से इसको एड्रेसेबल कहते हैं। दोनों में फायर इनिशियल स्टेज पर आपको इंडिकेट करेगा, लेकिन जब नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा होते हैं तो वहां पर एड्रेसेबल यूज किया जाता है, और जब नंबर ऑफ डिवाइस कम होते हैं, छोटा सा प्रीमाइसिस है, स्मॉल एंड मीडियम प्रीमाइसिस है, आग लगने के बाद में आपको ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वहां पर आप कन्वेंशनल यूज करते हो और वहां पर वेरी अर्ली स्टेज पर जो है आप फायर को ढूंढ पाते हो, राइट। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट मी रब दिस। तो चलिए अब हमें समझना है हमारा सेकेंड जो पॉइंट है फायर अलार्म एड्रेसेबल और कन्वेंशनल में। देखिए, जैसे अगर हम हमारे कन्वेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 20 से ज्यादा डिटेक्टर हम नहीं लगा सकते हमारे रावेल के अंदर पर्टिकुलर जोन में, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज पर ब्रांड, क्योंकि देखो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। हमारे रावेल का जो जोन लिमिटेशन है वो 20 डिवाइसेस है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, यानी कि उसमें डिटेक्टर एज वेल एज आपका जो एमसीपी है, ये दोनों को इंक्लूड करके 20 डिवाइस कहा गया है कि आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इक्का दुक्का आप आगे पीछे कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता वैसे, बट नॉर्मली कंपनी जो गाइडेड है दैट इज 20 डिवाइसेस। लेकिन यहां पर आप लोग को समझना क्या है, देखिए कुछ ब्रांड है जिनमें 30 डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कुछ ब्रांड है जिनमें और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। मैंने अभी दवा का एक फायर अलार्म सिस्टम देखा, उनमें एक जोन के अंदर 30 डिवाइसेस तक लग रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड और हर एक लोग अपने हिसाब से सर्किट्स डिजाइन करते हैं, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे हमारे एड्रेसेबल में, तो एड्रेसेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो मिनिमम अगर आप देखो 99 डिवाइसेस से लेकर 254 डिवाइसेस तक के आपको डिफरेंट पैनल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे एड्रेसेबल के अंदर, ठीक है,
हमारा लूप बाय लूप हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हर लूप में जोन बना सकते हैं, लेकिन हम लूप बाय लूप एज अ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो एक लूप बहुत बड़ा होता है, इस लूप के अंदर हम कम से कम 254 डिवाइसेस तक लगा सकते हैं। हमारे रावेल के अंदर जो लिमिट है वो 254 डिवाइसेस का है, लेकिन अलग अलग ब्रांड है, किसी में 128 डिवाइसेस है, किसी में 99 डिवाइसेस है। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, ठीक है। आप जब ले रहे हो तो उस समय पे आपको पूछ लेना आपके एक लूप कार्ड के ऊपर कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके चल सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। तो यहां पर भी देखो अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन को मिला करके वो डिवाइसेस होते हैं। तो यहां पर जितने भी डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप रावेल प्रोडक्ट ले रहे हो तो रावेल प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लिखा हुआ है, इनमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस का कैलकुलेशन होता है। यानी कि आपके डिटेक्टर, आपके जो एमसीपी है, सिर्फ उनका कैलकुलेशन होता है। एज वेल एज अगर हम एड्रेसेबल की बात करेंगे तो कुछ मॉड्यूल्स भी आ जाते हैं जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं उनको लेकर। लेकिन रही बात आउटपुट डिवाइसेस का, तो आउटपुट डिवाइसेस को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं हमारे इन नंबर्स के अंदर, राइट। यानी कि 254 के अंदर आउटपुट डिवाइसेस नहीं आएंगे, इनपुट आएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए सिंप्लेक्स के जो पैनल्स होते हैं, ठीक है, उन सिंप्लेक्स के पैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक ही लूप के ऊपर आपके इनपुट और आउटपुट दोनों ही लग जाते हैं। लेकिन रावेल में ऐसा नहीं है। रावेल के अंदर आपको अगर आउटपुट डिवाइसेस लगाना है तो आपको मॉड्यूल लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप अपने एसएलसी सर्किट पर उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सब डिटेल में आपको तब समझ में आएगा ना जब आप एड्रेसेबल का कोर्स करोगे। मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे क्लियरली आपको बताऊंगा कि उसके क्या फंडा है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, राइट। आई होप इस सेकेंड पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट को समझते, दैट इज जोन एंडेड विथ लास्ट डिवाइस। यानी कि अगर हम बात करेंगे कन्वेंशनल की, तो कन्वेंशनल में वायरिंग कैसे होती है। नॉर्मली आपका एक लूप निकलता है आपके पैनल से, ठीक है, और वहां पर जाने के बाद में, ठीक है, वहां पर जाने के बाद में वो एंड हो जाता है, वो दोबारा वायर जो है आपके पैनल पर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे इसकी वायरिंग की, तो इनका जो वायरिंग है वो आपके पैनल पर रिटर्न होता है। एड्रेसेबल में क्या होता है, वायरिंग। जैसे अगर मान के चलिए आपका बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर हमने फायर अलार्म एड्रेसेबल लगाया, तो यहां से वायरिंग अगर जाएगा 7वें माले तक, मान के चले 7 माले की बिल्डिंग है या 14 माले की बिल्डिंग है, तो यहां पर जाने के बाद वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ये आपका एंटायर जो है वायर पैनल तक आता है, राइट। आई होप आप समझ चुके होंगे थर्ड पॉइंट से। तो रिटर्न लूप विल कम टू दी पैनल, इसमें क्या लिखा हुआ है, जोन एंड हो जाता है आपके लास्ट डिवाइस पर। यानी कि इनमें आपको रिटर्न लाने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिवाइस पर ही आपका जोन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर और इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज फोर्थ पॉइंट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जब हम बात कर रहे हैं ना लास्ट डिवाइस पे एंड हो जाता है, तो इस स्टाइल वायरिंग को एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है क्लास बी वायरिंग स्टाइल। हम जब कन्वेंशनल में वायरिंग करते हैं तो क्लास बी स्टाइल हम यूज करते हैं, और जब हम एड्रेसेबल इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम क्लास ए वायरिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की वायरिंग का जो स्टाइल है वो अलग है, राइट। आई होप यहां तक समझ में आया फोर्थ पॉइंट तक। चलिए फिफ्थ पॉइंट समझते हैं अभी हम। डिटेक्टर विल नॉट हैव मेंटेनेंस अलर्ट। ऑफकोर्स जब हर डिटेक्टर का अपना एड्रेस नहीं है कन्वेंशनल के अंदर, तो हर एक डिटेक्टर आपको इंडिविजुअल अलर्ट नहीं दे सकता है कि यार कौन सा डिटेक्टर फॉल्ट है, कौन सा डिटेक्टर डिसेबल है, ये आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन एड्रेसेबल के अंदर इंडिविजुअल डिटेक्टर आपको मेंटेनेंस अलर्ट दे सकता है। मान के चलिए कोई डिटेक्टर अगर खुला हुआ है, कोई डिटेक्टर ओपन हो गया, वायर टूट गया, कुछ भी हो गया, उस पर्टिकुलर डिटेक्टर का आपको वहां पर एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा डिटेक्टर का में मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, राइट। तो वो आप देख सकते हो फिफ्थ पॉइंट में वो क्लियर किया गया है, राइट। तो डिटेक्टर विल हैव मेंटेनेंस अलर्ट, यहां पर डिटेक्टर विल नॉट हैव अ मेंटेनेंस अलर्ट इंडिविजुअली, राइट। चलिए यहां पर अगर आपके कोई भी फॉल्ट आएंगे तो आपको जस्ट पता चलेगा कि जोन 1 फॉल्ट, लेकिन जोन 1 में एग्जैक्टली कहां पर फॉल्ट है वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम यहां पर। मैक्सिमम ऑफ 3 डिटेक्टर कैन बी इन फायर कंडीशन ऑन ईच जोन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब आग लगने वाला होगा, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका एक पूरा लूप सर्किट है, ठीक है। अब मान के चलिए यहां पर आपके स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, एक लूप में आपके सारे स्मोक डिटेक्टर आपके कनेक्टेड है, ठीक है, सारे स्मोक डिटेक्टर आपके कनेक्टेड है।
तो अब हमारे मान के चलिए कन्वेंशनल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 3 डिवाइसेस कैन बी इन फायर कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक डिटेक्टर पर्टिकुलर जोन में, यानी कि जैसे जोन 1 में एक डिटेक्टर फायर कंडीशन में गया तो दूसरा फायर कंडीशन में जा सकता है, तीसरा फायर कंडीशन में जा सकता है, लेकिन उसके बाद में बाकी की चीजें फायर कंडीशन में नहीं जा सकते। बहुत सारे पैनल में पूरे जोन में एक ही डिटेक्टर फायर कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। बट रावल के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 डिटेक्टर, ठीक है, 3 डिटेक्टर क्या है आपके फायर कंडीशन में जा सकते हैं, ठीक है, एज अ मैन्युफैक्चरर के तरफ से। अब होता क्या है नॉर्मली कि इसके बाद में आपको बार बार तो नहीं बताएगा जोन 1 फायर। अरे एक बार बता दिया जोन 1 फायर, दूसरी बार बता दिया जोन 1 फायर, तीसरी बार बता दिया, ठीक है। पूरे लूप के लिए अगर वो आग बढ़ता चला जाएगा तो क्या आपको जोन 1 फायर बताएगा? नहीं, कोई अलग रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, राइट। जोन 1 फायर तो फायर है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एड्रेसेबल की, तो एड्रेसेबल में ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल में आपके लूप में जितने भी डिटेक्टर लगे हुए उनमें से एक लूप के अंदर मैक्सिमम 60% ऑफ डिवाइसेस 60% ऑफ डिवाइसेस फायर कंडीशन में जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बार बार वो आपको हर एक डिटेक्टर के एड्रेसेस आपको देंगे डिफरेंट लोकेशन का विद इन योर लूप, यानी कि सिंगल लूप के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 6 पॉइंट। अगर जो भी पॉइंट में आपको डिफिकल्टीज है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इवन आई होप ये जब आप कोर्स पढ़ रहे हो ना, आप एक बुक मेंटेन कर रहे रहोगे और इस बुक में ना एक एक स्टेप लिखना है और उसे बारीकी से समझने की कोशिश करना है, ऑलराइट। चलिए, ऑलराइट। सो अभी हम समझेंगे यहां पर कि हमारा जो 7th पॉइंट है वो क्या कह रहा है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है हूटर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन जोन वाइज, यानी कि देखिए एक्चुअली में हमारे कन्वेंशनल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जोन में अगर फायर होता है तो आपको हमेशा सारे हूटर बजते हुए दिखेंगे, ठीक है। यानी कि आपका NAC1, NAC2, NAC3 सारे हूटर बजने लग जाते हैं। लेकिन कहीं पर अगर ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं कि मान के चलिए जब भी जोन 1 में फायर होगा तो मैं चाहता हूं कि हमारे जोन 1 के जो हूटर है सिर्फ वही बजे, तो अगर मैं जोन वाइज हूटर लगाना चाहता हूं तो ये पॉसिबल है हमारे कन्वेंशनल के अंदर, लेकिन अलग से एक सोल्यूशन, अलग से एक सेटअप देना पड़ेगा। वो क्या है इस एंटायर आगे के कोर्स में आप समझोगे, राइट। लेकिन हमारे एड्रेसेबल के अंदर ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल के अंदर अगर आपके एक लूप के अंदर, ठीक है, मान के चलिए आपके एक लूप के अंदर 254 डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो मैं अब खुद से विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं, ठीक है, प्रोग्राम कर सकता हूं कि यार जब भी पर्टिकुलर 1 2 3 4 डिवाइसेस में अगर फायर हो तो मेरा पर्टिकुलर, यानी कि मुझे अगर फ्लोर वाइज साउंडिंग सिस्टम चाहिए, मान के चलिए फर्स्ट फ्लोर पे फायर होने के बाद फर्स्ट फ्लोर के ही हूटर बजने चाहिए, सेकंड फ्लोर पे फायर होने के बाद सेकंड फ्लोर के ही हूटर बजने चाहिए, तो वो कैसे होगा? वो होगा आपके कन्वेंशनल के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, राइट। तो एड्रेसेबल में ये ज़्यादा बेनिफिट है हमें, ठीक है। तो इसे जोन बनाने के लिए, जोन वाइज साउंडिंग सिस्टम करने के लिए हमारा काफ़ी ईजी हो जाता है एड्रेसेबल के अंदर। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे हमारे कन्वेंशनल के अंदर तो अलग से सोल्यूशन डिप्लॉय करना पड़ता है, ऑलराइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलराइट। तो जब 8th पॉइंट आप पढ़ोगे यहां पर, तो यहां पर 8 पॉइंट में लिखा हुआ है रिले कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड, ठीक है, यूज्ड एज अ कॉमन रिले। यानी कि हम हमारे कन्वेंशनल के अंदर रिले जो थर्ड पार्टी डिवाइसेस हम कनेक्ट करेंगे, अगेन इसके ऊपर भी आगे एक टॉपिक है, थर्ड पार्टी अप्लायंसेस जो भी हम कनेक्ट करेंगे हमारे कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल के साथ में, तो उसे हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर जोन 1 में फायर होगा तो आपके सारे रिले आपके काम करेंगे, ठीक है, जितने भी फायर रिले होंगे सारे आउटपुट आपके मिल जाएंगे वहां पर, तो जिसके लिए हम उसको पर्टिकुलरली प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वही हम यहां पर कर सकते हैं कि अगर हमें चाहिए कि मान के चलिए अगर पर्टिकुलर डिटेक्टर या पर्टिकुलर जोन में अगर फायर होता है तो हमारा पर्टिकुलर रिले ही काम करे, वहीं का एग्जॉस्ट फैन चालू हो, तो फ्लोर वाइज अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जॉस्ट फैन चालू हो तो उसके हिसाब से भी आप यहां पर प्रोग्राम करके आप कनेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर रिले प्रोग्राम हो सकता है एज पर यूजर कन्वीनियंस, यहां पर रिले प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। कॉमन रिले काम करेगा, सभी के लिए कॉमन होगा, जितने भी जोन है सबके लिए कॉमन होगा। चलिए आगे 9th पॉइंट समझते। इफ सर्किट ब्रेक
रेस्ट ऑफ द डिवाइस विल नॉट वर्क। इसका मतलब क्या होता है समझिए, जैसे हमारा जो क्लास बी और स्टाइल की वायरिंग होती है ना, इनमें क्या होता है, नॉर्मली आपके डिटेक्टर्स इस पर्टिकुलर पूरे लूप पे आपके लगाए जाते हैं और ये पैनल पर रिटर्न नहीं आते, ठीक है। यहां पर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर लगा देते हैं जिससे कि ये लूप क्लोज हो जाता है। अब क्या होता है नॉर्मली, अब यहां पर अगर आपका वायर ब्रेक होता है तो आपके बाकी के डिवाइसेस जो है ना वो काम करना बंद कर देंगे, यानी कि वो आपको सिग्नल नहीं देंगे इन केस ऑफ फायर, क्योंकि उनमें क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया। लेकिन हमारे एड्रेसेबल के अंदर ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल में क्या होता है, आपका जो लूप है वो रिटर्न पैनल के ऊपर आता है। मैं इसका डायग्राम ना प्रॉपर आपको बनाकर आगे के क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ए क्लास ऑफ वायरिंग और बी क्लास ऑफ वायरिंग में क्या डिफरेंस है, समझते जाओ। जितनी चीजें समझ में आएगी उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, आपको आगे लर्निंग में, राइट। देखो तो यहां पर क्या होगा, ये रिटर्न आ रहा है लूप वापस से आपके पैनल के पास में। तो अगर मान के चलिए यहां पर वायर आपका ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन यहां से रिटर्न पावर सप्लाई आपके डिटेक्टर को मिल रहा है। अगर यस दो जगह पर कहीं पर ब्रेक होगा तो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर एक इस वायरिंग स्टाइल में आपको एक एडवांटेज है, ठीक है, जो ए क्लास ऑफ वायरिंग होती है आपके एड्रेसेबल के अंदर, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। यहां पर 10th नंबर, ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग ऑफ डिटेक्टर कैन नॉट बी प्रोग्राम। ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग ऑफ डिटेक्टर, यानी कि अगर आप देखोगे जितने भी डिटेक्टर है उन सारे डिटेक्टर के ऊपर आपको एक एलईडी मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एलईडी होता है, जब हम इसे लाइव, ठीक है, पूरे पैनल को चालू करके इसे ऑपरेट करते हैं तो वहां पर वो ब्लिंक करता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी डिवाइसेस लूप में कनेक्टेड है, राइट। तो अब ये जब ब्लिंक कर रहा है, सुनिए, ये जब तक ब्लिंक कर रहा है तब तक समझ में आता है कि डिवाइस कनेक्टेड है। तो इसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। एड्रेसेबल में हालांकि ये प्रोग्राम भी किया जाता है, यानी कि हम इसे चाहे तो हम इसे डिसेबल कर सकते, हम चाहे तो इसे एनेबल कर सकते, हम हमारे हिसाब से ये एलईडी को भी कंट्रोल कर सकते। लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो बहुत कम जगहों पर ये फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं सब में ब्लिंकिंग को जो है वो एनेबल ही रखते हैं लोग, राइट। आई होप यहां तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो वही यहां पर 10th पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा, ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग कैन बी प्रोग्राम्ड, यानी कि हमारे एड्रेसेबल में प्रोग्राम होगा, हमारे कन्वेंशनल में ये चीज प्रोग्राम नहीं होगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन दैट इज योर 11th पॉइंट। देखिए पॉइंट थोड़े बड़े हैं इसीलिए समय लेकर अच्छे से सिखाना चाहता हूं। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, यानी कि हमारा जो कन्वेंशनल है ये किन लोगों के लिए है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, राइट। ऐसे छोटे मोटे जो बैंक्स होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एटीएम्स में आपने देखा होगा वहां पर लगाए जाते हैं, जहां पर देखिए ना ज्यादा नंबर ऑफ डिटेक्टर्स नहीं लगते, राइट। जैसे 20-25 डिटेक्टर, 50 डिटेक्टर मैक्सिमम आपके जहां पर डिप्लॉय किए जाते हैं वहां पर ज्यादातर लोग कन्वेंशनल यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि बड़े बड़े कन्वेंशनल पैनल्स भी आते हैं, जिनको चाहिए वो मल्टीपल जोनिंग बना के वो काम कर सकता है, ठीक है। जैसे 128 जोन तक के भी पैनल्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है, देखो अभी नॉर्मली अब जब से एड्रेसेबल आ गया है तो लोग छोटे छोटे जगहों पर भी जो है, जो मीडियम साइज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर भी लोग एड्रेसेबल ले ले रहे हैं, ठीक है। जिससे बेनिफिट ही यही है ना कि लोगों को पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाता है एग्जैक्ट, तो ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है, फायर के फॉल्ट को ढूंढने की आसानी होती है, हर एक चीज के लिए आसान होता है, राइट। चलिए आगे जाते हैं यहां पर। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। छोटे मोटे रेस्टोरेंट है, छोटे मोटे होटल्स है, वहां पर आप यूज कर लो। एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, देखिए एड्रेसेबल के जो पैनल होते हैं ना वो अपने आप में 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख के पैनल्स आते हैं, राइट। मे बी उससे ज्यादा ही डिपेंड करता है आप क्या फीचर्स ले रहे हो। लार्ज एंटरप्राइज में यूज किया जाता है, ठीक है। जब बात आती है 1000-2000, ठीक है, 5-5 हजार डिवाइसेस कनेक्ट करने आपको, तो आपको जो है एड्रेसेबल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट वन दैट इज, मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहां पर अगर हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, तो कन्वेंशनल के अंदर जो भी हम काम करते हैं उनमें एज अ टर्मिनोलॉजी जोन वाइज लिखा होता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी काम करते हो वो सब जोन बाय जोन आप काम करते हो, और एज अ जोन ये शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वहां पर जितने भी अलर्ट मिलते हैं वो सब जोन वाइज ही मिलते हैं। लेकिन हमारे एड्रेसेबल के अंदर हमें डिटेक्टर बाय डिटेक्टर हमें अलर्ट मिलता है, डिटेक्टर वाइज हमें अलर्ट मिलता है, जो हम वहां पर टर्मिनोलॉजी एज अ लूप वाइज काम करते समय पे हम एज अ लूप, ये जो शब्द है इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो काम होता है एज अ लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, तो हम कहते हैं कि यार 4 लूप का काम किया हमने। 4 लूप का मतलब हर एक लूप में 254 डिवाइसेस, ठीक है। तो इस तरीके से इतना नंबर ऑफ डिवाइसेस आपने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हमारे कन्वेंशनल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो काम होता है वो कैसे होता है,
वो जोन बाय जोन होता है, यानी कि जोन 1, जोन 2, तो हम कहेंगे उसमें 4 जोन का काम किया है हमने। तो यहाँ पर टर्म एज अ जोन बहुत यूज होता है, यहाँ पर टर्म एज अ लूप बहुत यूज होता है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे रहोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए मेरा काम ही यही है ना, जितना हो सके ना उतना बेसिक और साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम लेमन लैंग्वेज में, जिससे कि क्या है कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना वो भी समझ जाते हैं, राइट। चलिए द 13th पॉइंट एंड दैट इज योर डिटेक्टर और डिवाइसेस डू नॉट नीड टू प्रोग्राम एन एड्रेस। डिटेक्टर एंड डिवाइसेस यानी कि जितने भी कन्वेंशनल सिस्टम होते हैं उनमें हम डिटेक्टर और डिवाइस को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, उनको एड्रेस नहीं दे सकते। तो इनके जो डिवाइसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, कन्वेंशनल वाले होते हैं। हालांकि मैंने शुरू में भी आपको बताया था, यहां पर वो पॉइंट कवर किया गया। यहां पर हर एक डिटेक्टर, हर एक डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम और आप एड्रेस कर सकते हो फॉर योर पिन पॉइंट लोकेशन सिस्टम, राइट। तो जैसे कि अगर हम यहां पर 14th पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम कैसे कम्युनिकेट करता है। हमारा कन्वेंशनल सिस्टम एक्चुअली में हमारा एक एनालॉग सिग्नल की तरह काम करता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसकी तरह ये कम्युनिकेशन करता है। यानी कि जब भी हमारे पैनल के अंदर कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, या तो फायर होता है, तो करंट और वोल्टेजेस में आप देखोगे वहां पर चेंजेस पाओगे, राइट। तो वोल्टेजेस के डिफरेंस से हमारे पैनल, ये जो कन्वेंशनल पैनल होते हैं वो समझ पाते हैं कि पैनल के अंदर क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो जहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है करंट बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका पैनल जो है वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में कन्वेंशनल पैनल कैसे कम्युनिकेट करता है और एड्रेसेबल पैनल कैसे कम्युनिकेट करता है। अभी नहीं, आगे इसके पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज योर 14 पॉइंट, द अलार्म सिग्नल इज सेंट इन अ डिजिटल बाइनरी फॉर्म। यानी कि यहां पर हर एक डिटेक्टर का अपना क्या होता है, एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस बाइनरी फॉर्म में आपके पैनल तक जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में होता है, जैसे आपके कंप्यूटर करते हैं। यहां पर लेकिन क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं आपके एड्रेसेबल डिटेक्टर के अंदर, हर डिवाइसेस आपके हर सेकंड में पैनल पर एक मैसेज भेजते हैं। यानी कि हर पैनल क्या करता है, हर एक डिटेक्टर की एक पोलिंग करता है विद इन अ सेकेंड। तो उनमें से अगर कोई भी डिटेक्टर के अंदर फॉल्ट आता है उसका एड्रेस वो मिल जाता है आपके पैनल के पास में, और वो उससे पता चल जाता है कि इसमें फॉल्ट है या ये फायर कंडीशन में है, क्या है। तो हर एक जो बाइनरी एड्रेस होता है वो डेटा इंफॉर्मेशन कैरी करता है पर्टिकुलर डिटेक्टर का, राइट। और वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो आपके पैनल पर जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कम्युनिकेशन होता है जब हम एड्रेसेबल और कन्वेंशनल की कम्युनिकेशन समझेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अलग से करीबन आप देखोगे तो 15 से 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट, एग्जांपल के साथ में। अच्छा चलिए, यहां पर आई होप सो 14 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है द 15th वन, दैट इज नो इवेंट लॉग और आरटीसी चिप। ये ऑप्शनल होता है। बहुत सारे कन्वेंशनल सिस्टम में ना कोई भी इवेंट का वहां पर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि कब फायर हुआ था, ठीक है, कितने बजे हुआ था। कई बार तो कितने कन्वेंशनल पैनल आते हैं उनमें डेट और टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कन्वेंशनल होते हैं जिनमें क्या होती है कि किसी भी चीज की आपको इवेंट रिपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आरटीसी चिप भी नहीं होता है, राइट, रियल टाइम क्लॉक। यानी कि अगर मान के चलिए आपके पैनल के अंदर कोई क्लॉक यानी कि टाइम को मेंटेन करने के लिए कोई आरटीसी चिप ही नहीं है, ठीक है। तो उस समय पर क्या होगा, इवेंट रिकॉर्ड करके भी क्या करोगे जब डेट एंड टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये चीजें ऑप्शनल है। अब कुछ कुछ कन्वेंशनल पैनल में ये आने लग गया है, कुछ मॉडल्स के अंदर है, और बाकी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल पैनल है, पहले रावेल में भी थे, जिनके अंदर ये ऑप्शन नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर 15 पॉइंट। यहाँ पर समझते हैं हमारे हर एड्रेसेबल में इवेंट लॉग रिकॉर्ड होता है, सेव होता है, ठीक है। और उसको जब चाहो तब आप बैकअप भी ले सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट ले सकते हो, जैसा जो करना है आप वो उस डेटा के साथ में कर सकते हो, राइट, ठीक है, विद आरटीसी चिप, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, हर एड्रेसेबल सिस्टम के अंदर ये चीज दिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके डेट और टाइम भी सेटेड होते हैं। तो आपको जो रिपोर्ट मिलता है वो पर्टिकुलर डेट और टाइम के हिसाब से देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पैनल होते हैं, ठीक है, हमारे एड्रेसेबल के अंदर, उनमें प्रिंटर अटैच कर सकते हो, बट कन्वेंशनल के अंदर नहीं। तो नो प्रिंटर कैन बी अटैच। हमारे कन्वेंशनल के अंदर हम अलग से प्रिंटर नहीं अटैच कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कोई यूएसबी डेटा केबल नहीं लगा सकते। या तो कुछ ऐसे एड्रेसेबल पैनल आते हैं जिनमें इनबिल्ड वहां पर प्रिंटर लगा होता है, जैसे पीओएस प्रिंटर आते हैं, पॉइंट ऑफ सेल वाले, ऐसे जैसे एटीएम में होता है प्रिंटर, वैसे आपके एड्रेसेबल पैनल के अंदर आपके प्रिंटर होते हैं। कुछ हायर सीरीज के जो मॉडल आते हैं
आपके नोटिफायर वगैरह में और भी बड़े बड़े कंपनीज के अंदर उनमें क्या होता है कि प्रिंटर लगा होता है। तो जिससे कि क्या आप रियल टाइम रिपोर्ट आप प्रिंट करके ले सकते हो, स्टेटस आप प्रिंट करके ले सकते हो, कौन से डिटेक्टर्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, उनके स्टेटस आप निकाल सकते हो, सारी चीजें आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके एड्रेसेबल के अंदर ये ऑप्शन होता है। तो सम पैनल हैज अ डिफॉल्ट प्रिंटर, पहले से प्रिंटर होता है। अगर कुछ पैनल में नहीं है, जैसे हमारे जो रावेल का जो हमारा एड्रेसेबल पैनल है उनमें प्रिंटर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रिंट नहीं ले सकता हूं, राइट। मैं लैपटॉप में डेटा डाउनलोड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ यूएसबी, और फिर उसके बाद में क्या होगा कि हम उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। तो वो ऑप्शन सभी में होता है, राइट। चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये कॉमन ऐसे 16 पॉइंट है, ठीक है, जो डिफरेंशिएट करता है आपके कन्वेंशनल और एड्रेसेबल को। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ पॉइंट और भी है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप मेरी मदद कर सकते हो उसे समझने में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पॉइंट आप शेयर भी करोगे तो कहीं ना कहीं बारीकी से देखना, वो पॉइंट कहीं इनमें तो कवर नहीं हो रहा है, राइट। अगर वो पॉइंट कवर हो रहा है इनमें तो आप उसे कंक्लूड कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ मैंने नहीं लिया है तो प्लीज आप वो मुझे शेयर करिए ताकि मेरी लर्निंग और मेरी एक्सपीरियंसेस बढ़े, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन for watching this video till the end. See you in my next tutorial. Bye bye, take care.